फिर से समझ लो मैंने क्या बताया। मैंने बोला था कि भाई 1 डिग्री अमाइन का मतलब है नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री का मतलब है 2 से, और 3 का मतलब है 3 कार्बन से नाइट्रोजन का कनेक्ट होना है। ठीक है भाई। और अगर मैं ये बात कर रहा था कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, वो सेकेंडरी सफिक्स इसका अमाइन शब्द यूज होगा, और इसका प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह अगर हम लोग यूज करेंगे तो फिर वो सॉरी अगर हम लोग इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो फिर वो अमीनो बन जाएगा। अमीनो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह, सेकेंडरी प्रीफिक्स में अगर ये यूज हो रहा होगा तो। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन में हमसे नॉमेनक्लेचर करा रहा है और साथ साथ में हमसे डिग्री पूछ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई बताओ इसमें डिग्री कितना हो सकता। अब डिग्री देखो, NH2 स्टेट में है ना, NH2, ठीक है, मतलब ये 1 डिग्री रहा होगा। क्यों? एक ही कार्बन से कनेक्ट हो सकता। अगर NH स्टेट में तो 2 कार्बन से कनेक्ट हो सकता है, अगर N स्टेट में तो वो 3 कार्बन से कनेक्ट हो सकता है। जैसे अगर अपन इसमें बात करें, क्या लिखा हुआ है CH3, और इस पर बेटा ये CH2 होल ट्वाइस, इसके बाद एक कार्बन होगा, चेक करो जरा, इसके बाद एक कार्बन होगा, ऐसा कुछ होगा। या फिर अगर ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा लिखा होगा। आप लोग इसको एक बार एक्सरसाइज से चेक कर ले। अगर कार्बन नहीं है तो इट मस्ट बी दिस, ये होना चाहिए। ठीक है भाई। अगर कार्बन नहीं है तो इसकी मेन चेन में ये 3 कार्बन शामिल हो जाएंगे, ये 1 2 3 ऐसे चला जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें तो इसका जो नाम होगा बेटा, वो क्या नाम हो जाएगा? इसमें भी क्या होगा बेटा? प्रोप एन, और पहले नंबर पर क्या है? अमाइन, उसमें दूसरे नंबर पर था। दूसरी बात, इसमें बेटा अगर डिग्री की बात करें, नाइट्रोजन कनेक्टेड विथ 1 कार्बन, इसका डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। रीजन बिकॉज दिस नाइट्रोजन कनेक्टेड विथ 1 कार्बन ओनली। समझ में आया? ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे ये कार्बन का डिग्री अगर आपको 2 डिग्री नजर आ रहा है तो इसका डिग्री बेटा 2 नहीं होगा, इसका डिग्री होगा 1। रीजन बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द 1 कार्बन। बाकी जब हेलोजन या फिर एल्कोहल या हाइड्रोजन की डिग्री चेक करते थे, तब उस स्टेट में हम लोग ये बोलते थे कि भाई वो कितने डिग्री के कार्बन पर बैठा हुआ है। बट नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होगा। नाइट्रोजन इज सिमिलर टू द कार्बन। जैसे डिग्री हमें कार्बन की चेक करना होती है तो वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, सिमिलरली नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, उतने नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं कि इसका डिग्री उतना ही हो सकता है। एक और बात, नाइट्रोजन का भी मैक्सिमम डिग्री 4 हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे ये हमारे पास नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्टेड हो जाए, लाइक दिस, ये क्वाटरनरी स्टेट में जा सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये हमारे पास इधर डिग्री कितना हो गया? 4 डिग्री हो गया। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमाइन। क्लियर है? हाँ भाई, आगे देखिए। क्योंकि ना क्या होता है ना, दिमाग में यही सेट हो जाता कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसका मैक्सिमम डिग्री 3 हो सकता। बट अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता, तो आपका आंसर होगा 4 हो सकता है। बट वहां पर उसको अपने लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा है भाई राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। NH स्टेट में है बेटा, एक H जा चुका है, एक H जा चुका, मतलब ये 2 डिग्री वाली स्टेट में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये बनेगा CH3 NH और ये CH और इस पर 2 CH3। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो मेन चेन देखिए किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे कि भाई ये अपने पास मेन चेन हो गई, और नंबरिंग की अगर बात करें तो ये अपने पास 1 2 3। अब इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा? नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे N मिथाइल। नाइट्रोजन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब लिखेंगे बेटा ये पूरे कंपाउंड का नाम। ये कंपाउंड में कितने कार्बन है? 3, तो लिखेंगे प्रोप, और इसमें एन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, और दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? अमाइन। ये इसका नाम हो जाएगा। क्या आपको समझ आया किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया गया? क्योंकि नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा हुआ था। अगर 2 CH3 जुड़े होते तो N, डाई मिथाइल हो जाता। इथाइल जुड़ा होता तो N इथाइल। अगर एक से ज्यादा टाइप के ग्रुप जुड़े होते तो उनको अल्फाबेटिकली लिख देते, N मिथाइल N इथाइल। समझ में आ रहा? जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, कह रहे कि भाई इसमें बताइए NH2। आप एक बात तो समझ गए होगे कि ये 1 डिग्री है। रीजन बिकॉज ये NH2 स्टेट में। तो अब मुझे इस कंपाउंड का जैसे नाम लिखना है, तो यहाँ पर 3 CH3 पहले तो मैं जोड़ दूं, ये 3 CH3 हो गए। ठीक है भाई? हाँ भाई। दूसरी बात ये NH2। अब इसका डिग्री की अगर बात करें, इसका डिग्री कितना है बेटा? इसका डिग्री कितना है? 1 डिग्री, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन ओनली। हालांकि अगर इसका डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री कितना है? 3। समझ में आ रहा?
इसका डिग्री अपने पास 3 है, बट उस अमाइन का डिग्री 1 है बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन। अब अगर इसके मेन चेन की बात करें बेटा, तो मेन चेन में अपने पास केवल और केवल कितने कार्बन आ सकते हैं? 3, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। बात क्लियर? अब इसमें नाम जो लिखना है, पहले तो नंबरिंग लिख लो 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? मिथाइल है। अब मिथाइल के बाद इस पे कितने कार्बन है बेटा? 3, तो वही प्रोप एन, और दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? अमाइन। ये इसका नाम हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ आ गया? और इसका डिग्री कितना हो जाएगा अपने पास? 1 डिग्री। जैसे पहले वाले का डिग्री कितना था? इसका डिग्री था 2 डिग्री। ठीक है भाई? आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा। अब इसमें बताइए बेटा कितना डिग्री आपको नजर आ रहा है? 2 डिग्री, बिकॉज इट इज एन NH स्टेट, यानी इसने एक H कम कर लिया है और 2 कार्बन से वो कनेक्टेड हो गया। जैसे अगर अपन बात करें बेटा C6H5, ये अपने पास है, और इधर NH, और ये CH3। मुझे एक बात बताओ कि भाई इसका मुझे नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? हम ये बात जानते हैं कि बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए, NH2 स्टेट में आ जाए, तो इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। बात सुनना। अब इसमें क्या है बेटा? नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया? एक मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, और उसके बाद क्या लिख देंगे? एनिलीन लिख देंगे। समझ में आया क्या? इसके बाद अपन लिख देंगे एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। क्लियर है ये? अब डिग्री की अगर बात की जाए तो बेटा नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? ये इसका आंसर हो गया। समझे? आगे बढ़े। हाँ भाई, इसमें क्या आप लोगों को नजर आ गया? 3 डिग्री रहा होगा, क्योंकि इसके दोनों H गायब कर दिए गए। बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि भाई इस नाइट्रोजन पर एक तो CH3 लगा हुआ है, ये लगा दिया, और इस पर क्या लगा हुआ है बेटा? CH2 CH3। ठीक है भाई, ये हो गया। और इसमें हमारे पास इस तरफ क्या है? CH2, ये CH3। अब एक बात सोचने की देखिए क्या है कि इसमें मेन चेन जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल तो अपने पास केवल ये है, ये मेन चेन हो गई। समझे? अब इसका डिग्री तो मुझे नजर आया 3 डिग्री। इसका नाम क्या होगा? एन मिथाइल, एन इथाइल। बट पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। तो अपने पास क्या नाम हो जाएगा? एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, उसके बाद कितने कार्बन है? 2, तो 8। अब इसमें नंबरिंग कर लो, ये 1 2 8 एन 1 अमाइन, इथेन अमाइन। क्लियर है? ये इसमें हो जाएगा। समझ आ गया? ये समझ आ गया? दूसरी बात, दिस 1 इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी। रीजन बता सकता है कोई बच्चा? क्योंकि अगर मैं इस वाले ग्रुप को यहां लेके जाऊं तो इट विल गेट 1, मीन्स द पोजीशन अगर आप चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज करने पर नंबरिंग नहीं बदल रही, और अगर पोजीशन चेंज करने पर नंबरिंग नहीं बदलती है, उस स्टेट में नंबरिंग लिखना जरूरी नहीं है। बात क्लियर? बढ़े आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहे कि भाई इसका नाम लिखो। नाम कैसे लिख सकते हैं? एक चीज हो, ठीक है, ये देख रहा तो कॉमन नेमिंग तो नहीं पूछेगी? हाँ भाई देखो, सबसे पहले कह रहा है C6H4। C6H4 का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग है, पहली बात तो, और उसमें से बेटा 2 H चले गए। 2 H जाने का मतलब ये है कि कहीं से 2 चीजें उसमें कनेक्टेड हो गई। भाई C6H6 बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है। अगर H5 होता है तो उससे केवल एक चीज जुड़ी है। H4 है मतलब कितनी चीजें जुड़ी हुई है? 2। अब उनमें से देखिए एक तो जुड़ा हुआ है NH2, मेरे दिमाग में आया NH2। अगर NH2 ये है तो इसके हिसाब से इसका ऑर्थो मेटा पैरा क्या है? देखो इसको बोलते हैं इप्सो, तो ये अगर अपने पास ऑर्थो, फिर क्या आ गया? मेटा, उसके बाद क्या आ गया? पैरा। समझ गए ना भाई? जो ग्रुप जुड़ा होता उस स्टेट पे अपन क्या बोलते कि ये कार्बन इप्सो वाला हो गया, नेक्स्ट वाला ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। अब इधर पे क्या कह रहा है? मेटा पर क्या होना चाहिए? ब्रोमीन। तो आइदर ऑन दिस साइड, सॉरी आइदर ऑन दिस साइड और आइदर ऑन दिस साइड, बिकॉज इट इज मेटा स्टेट। समझ में आ रहा? तो यहां पर अपन ने क्या लगा दिया? ब्रोमीन। अब इसका मुझे नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे मुझे बताओ? सबसे पहले तो बेटा नाइट्रोजन कितने डिग्री कहलाया? 1 डिग्री, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन ओनली। समझ गए? अब मुझे इसका नाम लिखना है, क्योंकि ये एनिलीन है और ये 1 2 3 इसकी ऐसे नंबरिंग हो जाएगी, तो तीसरे नंबर पर क्या है बेटा? ब्रोमो।
3 ब्रोमो और एनिलीन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया? या आप इसको एनिलीन की जगह बेंजीनामाइन भी लिख सकते, बेंजीन का ई हटा देना और लास्ट में अमाइन जोड़ देना, तो वो हमारे पास बेंजीनामाइन हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब इसको आप एनिलीन शब्द की जगह आप इसको लिख सकते थे बेंजीन, बेंजीन, और इसका ई हटेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर, अमाइन आ जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा एनिलीन शब्द की जगह पर। क्लियर है, समझे? हाँ भाई, नेक्स्ट अगला, गिव द वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड। मिथाइल अमाइन को और डाई मिथाइल अमाइन को, पहले तो बेटा क्या है कि इन क्वेश्चन में अब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अगर आप नोटिस करो नोमेनक्लेचर आपसे कम पूछा जाता कंपैरेटिवली टू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और नोमेनक्लेचर हर एक चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में दिया है, बट उसका एक आध क्वेश्चन बनने का रीजन ये है कि नोमेनक्लेचर तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। मुझे बताओ, उसने लिखा मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, तो वो उससे क्या कोशिश कर रहा है कि पहले आपको स्ट्रक्चर तो पता हो। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होंगे तो इससे आपको डिग्री पता करना पड़ेगी। तो यहाँ आपके 2 पॉइंट पहले आपको करना आना चाहिए, तभी आप तीसरे पार्ट का आंसर दे पाओगे, यानी कि इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे। जैसे मिथाइल अमाइन है मतलब CH3NH2, क्या ये बात समझ में आई? और डाईथाइल अमाइन मतलब अमाइन से कितने C2H5 जुड़ा हो, समझ में आ रहा? अच्छा, कई बच्चे क्या गलती कर देते, वो सोचते कि भाई यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, इसका डिग्री 4 हो गया। नहीं, इसका डिग्री 2 है। क्यों भाई? जब आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो आप लिखोगे CH2 CH3 लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे, CH2 CH3 लिखोगे, और यहाँ H। समझ में आ रहा? तो बेसिकली कितने डिग्री का है, 2 डिग्री। क्या हुआ बेटा? डाई मिथाइल, सॉरी मैंने गलत ले ली। ठीक है, इसको डाई मिथाइल कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं डाई मिथाइल। हाँ भाई, क्या हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा N पर 2 CH3 डाई मिथाइल। चलिए, ये डाई मिथाइल और ये अमाइन। क्लियर है? तो ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री, और ये कितना बेटा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री को अगर अब बेटा अगर हमें डिफरेंशिएट करना है 1 डिग्री और 2 डिग्री को, तो याद रखना कि अपने पास एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ, KOH। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बिल अमाइन टेस्ट। और कार्बिल अमाइन टेस्ट में क्या होगा कि दिस विल कन्वर्टेड इनटू CH3NC। ठीक है भाई, ये अपने पास NC बन जाएगा, सॉरी आइसोसाइनाइड बन जाएगा। बट यहां पर ऐसा कुछ भी होने वाला 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं देते। एक चीज और याद रखना कि जो एलिफेटिक अमाइन है और एरोमेटिक अमाइन है, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ इधर NH2 आ जाए, तो ये भी कितना डिग्री है बेटा, 1 डिग्री। तो ये भी कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के दोनों हमारे पास अमाइंस अगर 1 डिग्री स्टेट में है तो फिर हमें कार्बिल अमाइन टेस्ट मिलेगा। समझ गया ना? और कार्बिल अमाइन टेस्ट में यहाँ पर एक बहुत बैड स्मेल आती है जिसकी तरह हम लोग पता कर लेते कि आइसोसाइनाइड बन गया। क्लियर है? ये बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए। अगला हमसे कह रहा है कि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन, हालांकि ना इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान से सुनना। देखिए क्या, एक तो अपने पास इसको हम लोग बोलते हैं हिंसवर्क टेस्ट, हिंसवर्क रिएजेंट टेस्ट। हाँ भाई, हिंसवर्क रिएजेंट टेस्ट, बात समझना क्या है। और इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी है, हो सकता है कि इसमें अपडेट करा दिया जाए और ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए। एक्चुअली है क्या कि हिंसवर्क रिएजेंट हम लोग बोलते हैं इसको बेंजीन और यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड, ये बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कहा जाता है एनसीईआरटी में जब ये टेस्ट लिखा है ना, तो उसमें लिखा है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री ये दोनों ये टेस्ट दे सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री से, तो यहाँ पर जैसे ये है, ये जैसे अपने पास NH3 है, यहाँ पर ये CH3, ठीक है। अगर इधर पर बेटा H जब तक अवेलेबल है तो 1 डिग्री तो ये टेस्ट दे देगा क्योंकि इसके पास अभी एक H अवेलेबल है। 2 डिग्री के केस में भी क्या होगा, मिनिमम एक H अवेलेबल रहेगा, यानी यहाँ पर ये जो CH3 है और इधर H, तो ये 2 डिग्री ये भी अपने पास क्या है, ये भी एक टेस्ट दे देगा। बट 3 डिग्री वाला टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास से H क्या होगा, गायब हो जाएगा। समझ में आया? जो अपन को जो HCl निकालते फिरना है वो क्या होगा, HCl निकल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा? क्यों? उसके पास H अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात
बेटा इसी में जब आप एनसीईआरटी को, इस टेस्ट को आप जब रीड करोगे तो उसमें ना लास्ट लाइन जो लिखी होगी उसमें लिखा होगा कि आज के समय में हम लोग हिंसवर्ग रिएजेंट में ये मॉलिक्यूल नहीं ले रहे, हम लोग ले रहे हैं कौन सा, CH3 वाला। समझे? रिएक्शन भले इसकी लिखी हुई है बट उसमें ये मेंशन है कि हम लोगों ने अपडेट कर दिया और हम लोग कौन सा ले रहे हैं, टोल्यूइन वाला। समझ गए? समझ गए? अगर आपसे हिंसवर्ग रिएजेंट पूछा जाए तो आप CH3 नहीं लिखोगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो हमारे पास हिंसवर्ग रिएजेंट जो है वो अपडेटेड रिएजेंट कौन सा है या मॉडर्न टाइम पर कौन सा हिंसवर्ग रिएजेंट यूज हो रहा है, तो उसमें आप टोल्यूइन ले लोगे। क्लियर है? बात समझ गए? बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंसवर्ग रिएजेंट क्या है तो आप केवल बेंजीन, थायोनिल और ये क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आप लिखोगे हिंसवर्ग रिएजेंट में और लिखोगे कि ये 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले से रिएक्ट कर जाता है बट 3 डिग्री वाले से रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था ना सेकेंडरी और टर्शरी को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सेकेंडरी और टर्शरी में से केवल 2 डिग्री विल रिएक्ट और 3 डिग्री विल नॉट रिएक्ट, जिसमें अपने पास क्या होगा, ये नाइट्रोजन विल अटैक ऑन दिस सल्फर। समझ में आ रहा? और H और Cl अलग निकल जाएंगे, क्योंकि और टर्शरी क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज इट डजंट हैव एनी एक्स्ट्रा H। क्लियर है? बढ़े आगे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कह रहा है कि इथाइल अमाइन और एनिलीन के बीच में टेस्ट करना। भाई ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए CH3 CH2 NH2। अब बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, यहां पर 3 टेस्ट याद रखना होता है बस, और उन 3 टेस्ट के दम पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मतलब अब आप कार्बिल अमाइन टेस्ट एक आपने दिमाग में सेट कर लिया, दूसरा टेस्ट अपन ने कौन सा पढ़ लिया बेटा, हिंसवर्ग रिएजेंट। अब तीसरा जो इधर पर आ रहा है बस वो और जान लो तो आपको सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो आपसे डिफरेंशिएट करा रहा है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस के बीच में करा रहा है। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा? और इसकी वजह से अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं NaNO2 HCl से, मुझे बताओ क्या आप लोगों ने यही पढ़ रखा है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और यहां पर ये N ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ऐसा कुछ आ जाएगा, जिसमें से होता क्या है कि ये कुछ ऐसे बन जाता, ये कुछ ऐसे बन जाता CH3 CH2 और ये Cl और साथ में N2 गैस अलग। यही होता है, यही होता है। क्यों? क्योंकि इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर इसको कोई रेजोनेंस नहीं मिल पाया। समझ में आया? बट जब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसमें इसी की रिएक्शन करा दूं NaNO2 HCl की, NaNO2 HCl, तो इसमें क्या होगा बेटा, ये अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा और यहां पर क्या होगा बेटा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर ये प्लस ये Cl माइनस। अब सुनो, इसमें क्या होगा, इसको रेजोनेंस मिल रहा भाई, पाई सिंगल पाई। समझ में आ रहा? तो ये रेजोनेंस में जा सकता है। ये रेजोनेंस में जाने की वजह से हम लोग ये बोलते हैं, हालांकि इसको लिखते बोलो ऐसे N2 प्लस Cl माइनस, जब आपने पढ़ा होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC बोलते हैं इसको। तो यहां पर रेजोनेंस अवेलेबल है, इसके लिए से इसने N2 गैस प्रोवाइड नहीं किया। तो इस टेस्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एजोडाई टेस्ट, तो कहा जाता है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट बेटा किस चीज के लिए काम में आया, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। समझे? अगर आपके सामने, अब देखिए 3 टेस्ट हो गए, अब 3 के अलावा और कुछ पूछे नहीं जाएगा। अमाइंस में अपने को ये याद रखना है क्या कि बेटा एक तो कार्बिल अमाइन टेस्ट है जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब में डिफरेंशिएट कर सकता है, क्योंकि कार्बिल अमाइन टेस्ट ओनली 1 डिग्री देगा। तो 1 और 2 या 1 और 3 के बीच में करना है तो कैसे करो, कार्बिल अमाइन टेस्ट से। जब 2 और 3 के बीच में करना है तो फिर हिंसवर्ग रिएजेंट लगा लो। बट अगर एलिफेटिक एरोमेटिक आ जाए तो फिर एजोडाई टेस्ट। समझ गए ना? 3 तरह के टेस्ट हो गए। अरे बोलो, समझ आया? एक्सरसाइज से आपका सारा रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पढ़ते हैं आगे। और रीजन समझ में आ गया? इन दिस टेस्ट N2 गैस लिबरेटेड, बट इसमें नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन को, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, इसको रेजोनेंस मिल ही नहीं पाया। समझ में आया? तो ये हमारे पास अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना और ये स्टेबल मॉलिक्यूल बना। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट देखिए, अगला हमसे कह रहा है, अब बेटा ये बताओ, ये तो अब आप लोग बता सकते हो एनिलीन है। ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने इसको लिखा यहां पर NH2,
ये NH2 लिखा, और साथ में बेटा क्या, बेंजाइल अमाइन, सॉरी एंड बेंजाइल अमाइन, तो इधर क्या आ जाएगा CH2NH2। मुझे बताओ ये हमारे पास ये कैसा है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक पार्ट से जुड़ा हुआ तो क्या है बेटा ये, और ये कैसा है बेटा एरोमेटिक। और इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, एजोटाई टेस्ट करा देंगे। एक से इससे N2 गैस लिबरेट होगी, बट उसमें यहां रेजोनेंस चलता रहेगा, यहां रेजोनेंस रुक जाएगा। क्लियर। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अब आप अगर और भी ऐसे क्वेश्चन है, अब जैसे ये है एनिलीन एन मिथाइल एनिलीन, अब ये कोई भी बच्चा कर सकता है, ध्यान से देखना। अब देखिए, अब आपको यहाँ ये चुनना है कि टेस्ट कौन सा हो सकता है। जैसे ये एनिलीन है, NH2 है, और एन मिथाइल एनिलीन, मतलब क्या है कि भाई इससे एक तो एनिलीन ये रहा अपने पास, हाँ भाई ये रहा, और इस पर एक मिथाइल लगा हुआ। चलिए मुझे बताइए क्या यहाँ पर एजोडाई टेस्ट लगाना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं लगाना चाहिए बेटा, क्योंकि ये भी एरोमेटिक और ये भी, बट अगर डिग्री की बात करें बेटा तो इसका डिग्री कितना है और इसका डिग्री, और 1 डिग्री टेस्ट केवल कौन देता, कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा। मतलब यहां पर CaCl3 KOH से रिएक्शन कराओगे तो ये तो टेस्ट होगा, बट इसमें कोई टेस्ट आने वाला, समझ गए ना। क्या अपन को टेस्ट वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखो भाई NCERT इनफ है अगर आपको अच्छे से रिकॉल करना है चीजों को, समझे ना। अपने सारे टेस्ट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं बचा तो अपन ये सारे कर लेंगे ना। क्या अपने को तीनों टेस्ट दिमाग में सेट हो गए, कौन कौन सा, कार्बिल अमाइन और हिंसबर्ग, और बहुत शानदार, ये तीनों टेस्ट से अपन पहचान कर सकते हैं अमाइंस के लिए। क्लियर। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन। अपन को ना रीजन लिखना है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, ये जो शब्द आपके सामने आया पीकेबी, मतलब बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपन पीकेबी को निकालते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपको जो सिखाया जाता था वो ये सिखाया जाता था, पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अरे बोलो, क्या हम लोगों ने यही पढ़ रखा था, समझ में आया। अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट दे दे रहा, जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे का मतलब केवल 2 जगह वहां पर एक्सेप्शन आते हैं, वो एक्सेप्शन आपको याद ही रखना पड़ेंगे, क्योंकि वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। हालांकि वहां पर उसका कुछ रीजन भी होता है, रीजन भी मैं बता दे रहा, बट आप लोगों को कुछ स्टेप्स याद रखना है। जब भी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या वहां पर गोनेडीन है। अगर गोनेडीन मॉलिक्यूल मिल जाए तो समझ लेना इसका आंसर हाईएस्ट हो गया। गोनेडीन नहीं होगा तो वहां पर एमाइडीन चेक कर लो। एमाइडीन नहीं निकले तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उनमें से लोन पेयर कौन सा रेजोनेंस में पार्ट ले रहा। जितना ज्यादा रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी बेसिक स्ट्रेंथ। ये दिमाग में बात सेट करो, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना बेसिक स्ट्रेंथ। पहले तो अपन 2 मॉलिक्यूल चेक करते, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर गोनेडीन एमाइडीन दे दिया गया तो मेरा आंसर हो जाएगा पहले गोनेडीन फिर एमाइडीन। बट अगर ये 2 नहीं है तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, पहले मैं चेक करूंगा कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है क्या वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देना। समझ में आ गई बात। इससे अपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एनसीईआरटी लेवल के तो हो ही जाएंगे। समझ आ रहा। बट कुछ कुछ जगह अभी 1-2 पॉइंट आएंगे बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, तो मैं और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझे ना। बट अभी दिमाग में सेट कर लो कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। बेसिक स्ट्रेंथ में कि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या अपन ऐसे याद रखें कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +h +i। इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिर किसके हो जाएंगे, -m -h और। क्लियर है। चलिए भाई, इससे अपने आधे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एनिलीन और मिथाइल एनिलीन, सॉरी मिथाइल अमाइन, इन दोनों में पीकेबी जो है वो किसका, पीकेबी इज मोर एनिलीन का जो ज्यादा है। समझना बात सुनो, क्या ये अपने पास एनिलीन का स्ट्रक्चर है। अरे हाँ ना बोलो, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। क्या यहां पर ये लोन पेयर जो है वो रेजो में पार्ट ले रहा है कि नहीं, बाई सिंगल लोन पेयर। अगर ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा मिथाइल अमाइन बताओ, CH3NH2, हाँ भाई ये वाले का लोन पेयर बताओ, क्या ये हमारे पास रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है,
नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके लोन पेयर ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर दिया, इस वजह से ये अपना लोन पेयर अवेलेबल नहीं करा पाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता कि भाई H प्लस को आकर के अटैक करना है, जितना जल्दी लोन पेयर अवेलेबल हो जाए, जितना जल्दी अवेलेबल क्या हो जाए, उतना जल्दी इस पे H प्लस अटैक कर जाएगा। और अगर H प्लस अटैक कर जाएगा, इसका मतलब इसने बेस की तरह काम किया। अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो गया, तो फिर उस केस में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि वो कहां बिजी था, और ये जैसे थे वैसे ही खड़े हुए हैं मूर्ख की तरह, समझे। इस पर सीधे H प्लस आकर के अटैक कर देगा। समझ आ गई बात। तो यहां क्या हो रहा, यहां आप बोलोगे रेजोनेंस यहां बढ़ने की वजह से, और यहां रेजोनेंस ना होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी बेटा वो ज्यादा होगी बी किससे, ए से। सिंस पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बेसिक स्ट्रेंथ, दैट्स वाई पीकेबी किसका ज्यादा रहा होगा, बोलिए बेटा, ए का किससे, बी से। और यही क्वेश्चन पूछा गया था। समझ आ गया, समझ आया इसका प्रॉपर रीजन क्या है, बिकॉज एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, इसलिए उसका पीकेबी क्या है, ज्यादा। समझ आया, बढ़े आगे। हाँ भाई नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इथाइलिन अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज एनिलीन इज नॉट। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखिए सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो इथाइल अमाइन है, इथाइल मतलब CH3 CH2 और ये NH2। चलिए भाई ध्यान से सुनना बेटा, इसमें एनिलीन है, एनिलीन है, हाँ भाई ये, और ये NH2। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, क्या ध्यान से सुनना, क्या ये NH2 जो है, इस NH2 में अगर मैं इसको पानी में डालूं HOH में, आपको याद होगा फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन फोन के पास आ जाए, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर इन्हीं एटम्स के पास आ जाए तो H बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, देखिए H ऑक्सीजन से, या H किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। समझ में आ रहा, तो ये क्या कर रहा होगा बेटा, H बॉन्डिंग बनाने की कोशिश स्टार्ट कर देगा। समझ आ रहा, बट ध्यान से सुनो बेटा, इसके अंदर दो पार्ट है, पहला है एल्काइल या फिर अराइल, दो पार्ट है ना। इनका काम क्या है, दीज आर हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये क्या है बेटा, हाइड्रो। अब ये हाइड्रोफोबिक मतलब इनको पानी से दूर भागना है, समझ में आ रहा है, इसको इस वाले मॉलिक्यूल को क्या है, पानी से दूर भागना है, और इसको क्या है बेटा, इसको पानी से H बॉन्डिंग करना है। तो जितना लार्जर हाइड्रोफोबिक बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो पानी से उसको दूर करने की कोशिश करेगा। इस वजह से कहा जाएगा कि एनिलीन के पास हैव मोर लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इस पे ये कर देता, इसके पास में दो इथाइल ग्रुप लगा देता, तो अपन क्या बोलते कि भाई जितना लार्जर बनाते जाओगे उतना उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाइल एनिलाइन जो हमारे पास एनिलीन का जो अमाइन का जो पार्ट है नाइट्रोजन, वो क्या चाहता था, बॉन्डिंग बनाना। समझ आ रहा। तो आप सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जितना लार्जर पार्ट उतनी कम, सेट दिमाग में, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी के लिए अपन को क्या रीजन लिखना होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये तो एक क्वेश्चन हो गया बट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कि अगर मुझसे सॉल्युबिलिटी के लिए बात करेगा अमाइंस की वाटर के टुवर्ड्स, तो मैं बोलूंगा कि वहां पर एल्काइल या अराइल पार्ट का साइज जितना लार्जर होता जाएगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्लियर, अरे बोलो समझ आ गया, ऑल बढ़िया। नेक्स्ट अगला, मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, देखिए एक तो छोटा सा पार्ट लगा हुआ था CH3 और इधर पर क्या बेटा NH2। हाँ भाई, अब मुझे बताओ इसमें वाटर से रिएक्ट कराना है HOH से, क्या HOH से अगर मैं रिएक्शन कराने की कोशिश करूं क्या ये इसको H प्लस देगा, अरे भाई ये इसको H प्लस देगा, ये बेस है, ये क्या बना देगा, ये CH3 NH3 पॉजिटिव बना देगा कि नहीं, इसने बेस की तरह काम किया। बच कौन गया बेटा, OH निगेटिव। अब ये जो OH निगेटिव बच गया, इसकी रिएक्शन कराना है FeCl3 से। FeCl3 का मतलब क्या होता है, फेरिक क्लोराइड में ये इस पे कौन सा चार्ज बेटा, +3, इस पे ये 3 Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करा रहे OH निगेटिव से। मुझे बताओ क्या बनेगा, FeOH होल थ्राइस, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। और साथ में कितने बेटा, 3 Cl नेगेटिव निकल जाएंगे, ये अपने पास रिएक्शन हो गई। क्लियर है कि कैसे हमारे पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हमारे पास कैसे बन रहा है, ऐसे, जिसको अपन ऐसे
तो ऐसे लिख सकते हो FeO या Fe2O3 Fe2O3.3H2। आप इसको ऐसे इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, और बस अपन को जितने आयरन वगैरह चाहिए वो बैलेंसिंग कर लेना। समझ गए ना, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ गए, पढ़ जाए आगे और बढ़िया। ऐसे ही आप लोग बस सोते रहो क्लास के अंदर और सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए चले जा रहे हैं। हाँ भाई क्या कह रहा है, ऑल दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हाँ भाई ये तो अपन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना ही पड़ता है। देखिए क्या बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। कह रहा है ध्यान से सुनना, देखिए बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा बेंजीन रिंग अपन ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेता ना कि इन चार में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका होगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, कहा यह जाता है कि इसके ऊपर जो ग्रुप है, ये जैसे मान लीजिए ग्रुप है, अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप हो जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आ जाए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, बढ़ाएगा। तो कहाँ कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से किसी इलेक्ट्रोफाइल को आने में बड़ा आसान लगेगा और वो अटैक करेगा ऑर्थो पर। और समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन सुन लो, कह रहा है ऑल दो अमीनो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया गया तो इसने जो है मेटा नाइट्रो दे दिया, पैरा दिया ही नहीं, मतलब पैरा भी दिया है बट मेटा नाइट्रो कैसे दे दिया, समझे। अब सुनो बेटा इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे अगर अपन बात करें ये रहा मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, ये NH2 है, क्या इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, क्या इस लोन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना चाह रहा है, तो इस पर कोई अटैक करेगा तो आइदर ऑन ऑर्थो आइदर ऑन पैरा पे अटैक करेगा। अब जब इसका नाइट्रेशन करा रहे ना, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, HNO3, और साथ में क्या इसी से रिएक्ट कराते कि नहीं कराते। जब इससे रिएक्शन कराई गई, ध्यान से सुनना बेटा, बात क्या है, बात यह है कि दिस मॉलिक्यूल इज अ बेस, एक तरह का क्या है, और ये इधर क्या पड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट रिएक्शन, ये बहुत स्पीड में रिएक्ट कर जाएगा। और जैसे ही बेटा इधर पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो मॉलिक्यूल बेटा ये पहले तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव में। समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहां से H+ गया और इसके पास पहुंच गया। तो क्या अब मुझे बताओ, जैसे ही इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो क्या बेटा ये अब हमारे पास +M ग्रुप की तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। अभी किसकी तरह काम कर रहा था ये, अब केवल किसकी तरह काम कर रहा, +I, लोन पेयर तो खत्म ही हो गया एसिड बेस रिएक्शन की वजह से। अब लोन पेयर खत्म होने की वजह से +I जो ग्रुप होता है बेटा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, मेटा वाला भी बनेगा, और सबसे कम कौन सा बनेगा, पैरा वाला। समझ में आया, मतलब NO2 विल अटैक ऑन दीज 3 स्टेप, मतलब इन सारे पोजीशंस पर, और मेरे पास जो आंसर बनेगा, जैसे ये NH3 है पॉजिटिव, एक और भाई ले लेते हैं, NH3 है, इस पर ये पॉजिटिव, और ये पूरा क्वेश्चन NCERT से यही है, NH3 पॉजिटिव। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार ऑर्थो पे NO2 आएगा, और एक बार मेटा पर भी, और एक बार, और ध्यान से सुनो बेटा परसेंटेज भी याद रख लेना, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज क्या होगा, ये वाला 51, ये 47, बच कितना गया 2%। समझ गए ना, ये अपने पास परसेंटेज भी याद रख लेना क्योंकि NCERT ने परसेंटेज भी एज इट इज मेंशन किया है। क्लियर है, अरे समझ आया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सेम रीजन। भाई एक मुझे बताओ, यहां एनिलीन है, NH2 है, ये NH2 है, क्या ये एक तरह का बेस है, अरे बोलो क्या एक तरह का बेस है। अब आप कह रहे हो सर इसकी रिएक्शन कराओ, RH साथ में AlCl3, याद आया, यहां पर हम लोग क्या लेते थे, एक लोएस एसिड, और लोएस एसिड होने की वजह से यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। मतलब ये है कि प्रोडक्ट में बेटा जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, यहां पर हो जाएगा ये NH2 और इस पर पॉजिटिव, और यहां पर क्या जाएगा AlCl3 नेगेटिव। समझ में आया, ये लोन पे डोनेट कर देगा और हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा
यानी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो स्लो होगी कंपैरेटिवली टू एसिड बेस रिएक्शन। तो अपना रीजन क्या रहा कि लोएस्ट एसिड होने की वजह से यहां पर कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, और एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है, समझे, पढ़े आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डाईएजोनियम salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic। अरे भाई, डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक, मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है N2+ Cl- ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एलिफेटिक, मतलब ये इन दोनों में कोई बता सकता है आंसर कि इन दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा, ए। क्यों, बिकॉज इन दिस केस यहां पर रेजोनेंस अवेलेबल है बट यहां पर रेजोनेंस नहीं है। ये डायजो टेस्ट अभी पढ़ा था अपन ने, क्या सीखा था कि भाई अगर अराइल ग्रुप होगा तब उस केस में क्या होगा बेटा, तब वहां पर रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबल हो जाएगा बट यहां पर अनस्टेबल रहेगा, समझे। तभी तो हम लोग किसको एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। अरे जस्ट अभी पढ़ा, कार्बिलामाइन, हिंसबर्ग और डायजो टेस्ट। क्लियर है, पढ़े आगे। नेक्स्ट अगला, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज प्रेफर फॉर द सिंथेसिस प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस क्यों, गैब्रियल थैलेमाइड जानते हो ना क्या होता था, हाँ भाई ये अपने पास, हाँ भाई यहाँ पर ये होता था ना NH, ठीक है भाई, थैलेमाइड बोलते थे इसको। और फिर इससे क्या करते थे अपन, रिएक्शन किससे, KOH से। हाँ भाई, क्या बन जाता था ये, अरे बोलो, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर N, और क्या आ जाता था ये K, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर फिर बेटा इसकी रिएक्शन कराई जाती थी RH से, याद है ना। तो क्या बन जाता था अपने पास, यहाँ आ जाता था ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ N के साथ कौन आ जाता था, R। क्लियर है। और फाइनली जब अपन इसको हीट करते थे तो अपने पास जो बनता था वो NaOH के साथ हीट कराने पर, NaOH के साथ हीट कराते थे, ठीक है भाई। और जो प्रोडक्ट बनता था, ये पूरी रिएक्शन एज इट इज NCERT ने मेंशन करके दी है। यहाँ पर लिखा हो उसने O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पर भी यही बात लिखी है, C डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर किसी बच्चे को NCERT पता है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां से बस क्या बनेगा, ये बन जाएगा NR, तो ये 1 डिग्री अमाइन बना। और दूसरी बात, 1 डिग्री अमाइन बना प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, समझे, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट है उसका उस अमाइन से कुछ लेना देना नहीं है। मिक्सचर ऑफ अमाइंस नहीं मिल रहे, अमाइन मिल रहा है केवल एक 1 डिग्री अमाइन, समझे। प्योरेस्ट फॉर्म में होने की वजह से हम लोगों ने इसको गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस को प्रेफर किया है, और थैलेमाइड से हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया, समझे, नहीं समझे, समझ गए, बहुत बढ़िया बात। और कोई बच्चा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बचा, अरेंज वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखें, ठीक है भाई।